आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। खबर लगातार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया है। यह अत्याधुनिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरेगा। इससे स्थानीय लोगों को कई प्रकार से लाभ पहुंचेगा और अर्थव्यवस्था में काफी सुधार होगा। आपको बता दें कि साल 2020 फरवरी महीने में पीएम मोदी ने इस अत्याधुनिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी, जिसमें तेजी से काम पूरा करते हुए इसे अब आम जनता के लिए खोला जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बनाने में 14,850 करोड़ रुपए की लागत आई है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर दिया है। बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण से अब चित्रकूट से दिल्ली तक की दूरी सिर्फ 6 घंटे में पूरी हो सकेगी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण से अब उनके इलाके में उद्योग धंधे लगने के साथ ही मंडियों की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे कि कम समय में फसल को दिल्ली या फिर बड़ी मंडियों तक पहुंचाया जा सकेगा। बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान आरामदायक और आसान यात्रा के लिए कुल 19 फ्लाईओवर्स, 224 अंडरपास, 14 बड़े ब्रिज, 286 छोटे ब्रिज और 4 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है, जिससे कि 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को बड़ी ही आसानी से पार किया जा सकेगा। बात करेंगे महाराष्ट्र की। सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना से बगावत के कारण महाराष्ट्र की राजनीति में आया भूचाल अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल पालघर जिले में उद्धव गुट की शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। पालघर जिले में शिवसेना के सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समूह में शामिल हो गए हैं। शिंदे के समूह में अधिकांश जिला पार्षद, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य शामिल हुए हैं। बता दें कि पिछले महीने 30 जून को एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की शपथ ली थी। उनके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को घोषणा की कि अगर उनके साथ शामिल होने वाला एक भी विधायक अगला विधानसभा चुनाव हार जाता है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। सीएम ने अपने एक समर्थन विधायक अब्दुल सत्तार की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि ये सभी 50 विधायक चुनाव जीतेंगे। अगर इनमें से कोई भी हारता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने फिर दोहराया कि अगले राज्य चुनावों में उनकी शिवसेना और सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को संयुक्त रूप से 200 सीटें मिलेंगी या वो राजनीति छोड़ देंगे। तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले एनडीए के पतन के कारण हाल के नाटकीय विद्रोह का जिक्र करते हुए शिंदे ने स्वीकार किया है कि वो इसके संभावित परिणामों से चिंतित हैं। जब ये सब हो रहा था तो शुरू में ही कुछ 30 विधायक थे, फिर 50 विधायक हुए। वे सभी मुझे प्रोत्साहित और समर्थन कर रहे थे, लेकिन मैं चिंतित था। मैंने सोचा था कि उनका क्या होगा, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक करियर मेरे साथ दांव पर लगा दिया था। दिल्ली में बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड की आज बैठक होने जा रही है। बैठक में एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर मोहर लग सकती है। आपको बता दें कि यहाँ एनडीए के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के नाम पर मोहर लग सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। इसमें नामांकन की आखिरी तारीख 19 जुलाई ही होगी। ऐसे में उम्मीद है कि आज उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर कोई अंतिम फैसला लिया जा सकता है। बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में काफी कम समय बचा है। बीजेपी ऑफिस में होने वाली पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक में उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर चर्चा होगी और उस पर कोई अंतिम फैसला लिया जा सकता है। इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान बीजेपी नेता एनडीए में शामिल घटक दलों के नेताओं के साथ ही फोन पर विचार विमर्श करेंगे और इसके बाद एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि मौजूदा वक्त में लोकसभा में बीजेपी के 303 मेंबर हैं, जबकि राज्यसभा में 91 सदस्य हैं। राज्यसभा में इन 91 सदस्यों के अलावा 5 नामित सदस्य भी बीजेपी को अपना वोट दे सकेंगे। खराब मौसम और बादल फटने के बाद आज से बालटाल और पहलगाम दोनों तरफ से पूरी यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। अमरनाथ यात्रियों का नया जत्था शुक्रवार को पहलगाम पहुंचा। श्राइन बोर्ड ने कहा कि शुक्रवार को दिन में मौसम स्थिर हो गया है। आज सुबह से बालटाल और पहलगाम दोनों तरफ से ही पूरी यात्रा फिर से शुरू हो गई है। शुक्रवार को दोपहर से शाम तक 10,000 से अधिक यात्रियों ने दर्शन किए और अब तक 1.7 लाख से अधिक यात्री दर्शन कर चुके हैं। जम्मू स्थित भगवती नगर यात्री निवास से 16वां जत्था पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना हुआ। इसमें 5,461 अमरनाथ यात्री शामिल थे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में 220 वाहनों में यात्री बम बम भोले के जयकारों के साथ रवाना हुई। पहलगाम मार्ग के लिए रवाना हुए 3,486 यात्रियों में से 2,806 पुरुष, 563 महिलाएं, 16 बच्चे और 89 साधु और 11 साध भी शामिल थी। वहीं बालटाल मार्ग के लिए रवाना हुए 1,975 श्रद्धालुओं में 1,348 पुरुष, 603 महिलाएं, 24 बच्चे शामिल थे। आज सुबह मौसम साफ के चलते बालटाल और नुनवान पहलगाम स्थित दोनों आधार शिविरों से शिविर भक्तों को पवित्र गुफा की ओर चढ़ाई करने की अनुमति दे दी गई है। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के अलावा अधिकतर मौसम साफ रहने की संभावना जताई है, जिससे उम्मीद है कि यात्रा प्रभावित नहीं होगी। आपको बता दें कि अमरनाथ गुफा के पास ही पिछले हफ्ते बादल फट गया था और बाढ़ आ गई थी, जिसमें कम से कम 16 यात्रियों की जान चली गई थी और कई यात्री घायल भी हो गए थे। इसके बाद यात्रा पर रोक लगाकर नए जत्थे की रवानगी पर भी रोक लगा दी गई थी। बता दें कि अमरनाथ गुफा के पास त्रासदी के बावजूद भोले के भक्तों में उत्साह और जोश में कोई कमी नहीं दिख रही है। देश भर में हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी प्रमुख इमरान खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान सरकार अब इमरान खान के खिलाफ देशद्रोही का कार्रवाई शुरू करने की तैयारी करती नजर आ रही है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने शुक्रवार को एक समिति गठित की जो इमरान खान के खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई शुरू करने के संबंध में फैसला लेगी। सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने संवाददाताओं से कहा कि एक समिति गठित करने का फैसला मंत्रिमंडल की ओर से लिया गया है। उन्होंने कहा कि ये समिति इस बात पर चर्चा करेगी कि पीटीआई नेतृत्व संविधान के अनुच्छेद 6 का उल्लंघन करने का दोषी है या नहीं। बता दें कि पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 6 के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति बलपूर्वक या फिर किसी अन्य असंवैधानिक तरीके से संविधान को निरस्त करता है या तोड़ता है या निलंबित करता है या स्थगित करता है या ऐसी साजिश करता है तो वो देशद्रोह का दोषी होगा। इस अपराध की दोषी पाए जाने पर मृत्युदंड का प्रावधान है। ये घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक विस्तृत निर्णय जारी करने के बाद आया है, जिसमें बताया गया है कि अदालत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली में पूर्व उपाध्यक्ष कासिम खान सूरी के 3 अप्रैल के विवादास्पद फैसले को क्यों खारिज कर दिया है। सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा कि यह समिति कानून मंत्री आजम नजीर तरार की अगुवाई में कार्य करेगी और मंत्रिमंडल की अगली बैठक में अपने सुझाव पेश करेगी। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये सब साबित हो गया है कि पूर्ववर्ती सरकार ने असंवैधानिक आदेश पारित किए हैं। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कोरोना की। भारत में कोरोना मामलों की रफ्तार कम होती नजर नहीं आ रही है। एक बार फिर देश में 20,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 20,044 नए कोविड मामले सामने आए हैं। वहीं 56 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इसके बाद कोरोना के कुल एक्टिव मामलों की संख्या 1,40,760 तक पहुंच चुकी है। कोरोना के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 18,301 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वहीं अगर डेली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो वो फिलहाल 4.80% है।
कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही देश भर में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है। भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 200 करोड़ के पार पहुंचने वाला है, जिसके बाद इस आंकड़े को छूने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। चीन के बाद भारत में 200 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार होगा। इसके बाद करीब 65% आबादी भारत में ऐसी होगी जिसे कोरोना के दोनों डोज लग चुके होंगे। बता दें कि कोरोना की साप्ताहिक संक्रमण दर 4.40% है। देश में अब तक कुल 4,30,63,651 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं और कोविड-19 से मृत्यु दर 1.20% है। देश में महंगाई को लेकर चल रहे विरोध के क्रम में एक कड़ी और जुड़ गई है। बता दें कि अनब्रांडेड प्री पैकेज और प्री लेबल आटा, दाल, दही, गुड़ समेत विभिन्न खाद्य उत्पादों पर 18 जुलाई से लगने वाले 5% जीएसटी के विरोध में आज देश भर की 7,300 कृषि उपज मंडियां और 13,000 दाल मिलें और 9,600 चावल मिलें, 8,000 आटा मिलें और 30 लाख छोटी चक्कियां बंद रखने की घोषणा की गई है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि कारोबार बंद में करीब 3 करोड़ खुदरा व्यवसायी भी शामिल होंगे। अगर केंद्र सरकार जीएसटी वापस नहीं लेगी तो आंदोलन तेज किया जाएगा। संगठन के राष्ट्रीय चेयरमैन ने बताया कि अनब्रांडेड खाद्य उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाना जीएसटी की मूल भावना के विपरीत है। गौरतलब है कि 28 और 29 जुलाई को चंडीगढ़ में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी काउंसिल सदस्यों द्वारा केंद्र सरकार को अनुशंसा की है कि सूचीबद्ध खाद्य वस्तुएं और ग्रेन्स आदि जो ब्रांडेड की श्रेणी में नहीं आते हैं, इस छूट को समाप्त करते हुए ये अनुशंसा की जाती है कि प्री पैकेज और प्री लेबल्ड रिलेट पैकेज जो कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंतर्गत परिभाषित हैं को छूट से एक्साइलूट किया जाए। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।